Yeah, so Shailesh bhai, here's a question. We find a lot of people trying to get action by or redressal of grievances through right to information. A lot of people call me. In fact, they seem to confuse a complaint with an RTI application, and they say मैंने उसके अगेंस्ट RTI कंप्लेंट किया है और वो नहीं करेगा तो मैं कमिश्नर के पास जाएगा. And I tell them, no, you can only get information from an RTI application. Sometimes people will say, मैंने RTI मारा, suppose I say, मैंने RTI मारा. अच्छा, तुमने RTI किसके अगेंस्ट मारा? अगेंस्ट मारा. अरे, मैंने कंप्लेंट नहीं मारा. कंप्लेंट किसी का अगेंस्ट होता है, RTI किसी के अगेंस्ट नहीं होता है. आई एम ओनली ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन. हाँ, ये बात अलग है कि RTI इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो सकता है और फिर मैं वो इन्फॉर्मेशन को लेके उसके बारे में कंप्लेंट करूं. और कभी कभी RTI एप्लीकेशन करने से भी दबाव आता है. वो भी एक है, लेकिन वो बहुत एक इनडायरेक्ट टाइप का दबाव है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी इनडायरेक्ट. ट्रू. और कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं इन्होंने ये एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन नहीं लिया, झूठे हैं. द कमिश्नर आस्क्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिला? वो कहते हैं हाँ, इन्फॉर्मेशन मिला. तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बस हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन मिल गया, बात खत्म हो गई. ये मेरा भी अनुभव है एज कमिश्नर. आई वुड गिव ऑर्डर्स, इन्फॉर्मेशन मिल जाता था और वो कहते थे मेरा काम नहीं हुआ, एंड पीपल वुड कंप्लेन एंड वी ट्राई टू देम से कि ये कंप्लेन का ये फॉर्मेट है ही नहीं. राइट. आई कैन ओनली ऑर्डर इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन. यू आर रिकग्नाइजिंग कि इन्फॉर्मेशन मिला, बट आपका काम हुआ या नहीं हुआ वो RTI से मतलब नहीं है. RTI कमिश्नर के दायरे में पड़ता नहीं है. सही बात. तो शैलेश भाई, इसका विकल्प क्या है? एक विकल्प RTI में ही हम लोग, एक कॉबल्ड विकल्प है जो हम लोग इस तरह से निकालते हैं. पहले कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करने के बाद 1 महीने के बाद RTI करो और पूछो मेरे कंप्लेंट पे क्या एक्शन हुआ, उसका एक्शन दिखाओ, उसके एक्शन को लेके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जो जनरेट हुए हैं, वो दिखाओ. इस तरह से हम प्रेशर करते हैं. ऑल्टरनेटिव ये करते हैं कि हम पहले RTI करते हैं, RTI से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो इंफॉर्मेशन को यूज करके कंप्लेंट करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर उसके ऊपर वापस RTI करते हैं एंड सो ऑन. तो RTI एज अ वे ऑफ बिल्डिंग प्रेशर. सही बात. लेकिन इसके सिवा आम आदमी के पास कोई ऐसा विकल्प है भी? एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे हिसाब से RTI के जितना ही पावरफुल है, महाराष्ट्र के लिए है. वो केंद्रीय कानून नहीं है, इट्स अ महाराष्ट्र एक्ट. उसको बहुत लंबा शब्द दे दिया है, नाम उनका गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट 2005. उसको शॉर्ट में एक्ट 21 ऑफ 2006 भी कहते हैं. या एक्ट, कैन वी से डिले इन डिस्चार्ज एक्ट, डिलेज चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट भी कह सकते हैं हम इनको. लोग सिटीजन चार्टर बहुत कहते हैं. हाँ, सिटीजन चार्टर इज पार्ट ऑफ दिस लॉ. ये कानून में सिटीजन चार्टर बनाना भी एक जरूरी पार्ट है. बट आज मैं एक ही अंग की बात करूंगा जो बहुत महत्व का है. ये कानून कहता है कि हर दफ्तर में मोस्ट नॉर्मल जो डिसीजंस हैं वो 3 लेवल्स पे ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा लेवल्स नहीं होने चाहिए. सरकारी दफ्तरों में बहुत कॉमन है कि 20 लोग साइन करते जाते हैं, कुछ समझे बिना, कुछ काम किए बिना, और उनको लगता है हमने काम कर दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है. तो 3 लेवल में ही मोस्ट काम होने चाहिए. 3 लेवल मतलब 3 टेबल्स पे घूमना चाहिए. 3 पहला आदमी दूसरे आदमी के पास देगा, दूसरा तीसरे के पास भेजेगा और निर्णय हो तीसरा वाला निर्णय दे दे. वहां पे ये कानून ने लिखा है. ओके. दूसरा लिखा है कि कोई भी एक टेबल पे 7 वर्किंग डेज के ऊपर, मतलब करीब 10 दिन के ज्यादा फाइल नहीं रह सकती है. 10 दिन एक टेबल पे फाइल बैठ सकती है, उसके बाद उसे टेबल शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरे टेबल पे जाना चाहिए. ओके. और तीसरा इसमें लिखा है कि 45 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए हर फाइल पे. ज्यादा से ज्यादा अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट करना है तो 90 दिन. ओके. 45 डेज या 90 डेज के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो सकता है. इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सिटीजन एक एप्लीकेशन देता है पानी के कनेक्शन के लिए, राशन के कार्ड के लिए, या कंप्लेंट देता है किसी चीज के लिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए या और किसी चीज के लिए, या रिप्रेजेंटेशन देता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसको जवाब देना जरूरी है. अब ये कानून अगर नहीं पालन किया तो क्या करना है? ये बहुत पावरफुल है. ये कहता है कि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के को बताया जाए कि ये कानून का पालन
नहीं हुआ है, कानून का वायलेशन हुआ है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। और उन लोगों पे, वो 3 लोगों पे, वो 3 किसके वजह से ये, वो 3 टेबल्स पे, वो किस वजह से ये अटक गया, और अगर कोई दोषी पाया जाए तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना चाहिए। एक बात बता दूं, राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी ये अधिकार नहीं है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करे। वो सिर्फ के ऊपर कर सकता है, पीआईओ के ऊपर वो पेनल्टी लगा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ रेकमेंड कर सकता है। वो यहां पे कानून ये कहता है कि उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बता दूं कि सरकारी नौकर डिसिप्लिनरी एक्शन से ज्यादा घबराता है फाइनेंशियल पेनल्टी से भी ज्यादा, उसके करियर को अफेक्ट करता है, उसके करियर को अफेक्ट करता है। और जबकि ये कानून डायरेक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करता है। अब हुआ यह है कि ये कानून अमल में नहीं लाया गया है। अमल में मतलब ये 2006 में कानून बना, हकीकत में 2003 में अन्ना हजारे ने जब उपोषण किया था आजाद मैदान में, तब ये ऑर्डिनेंस के तौर पे बनाया गया था और अधिनियम बनाया था। ऑर्डिनेंस रिपीट किया गया और 2006 में इसका कानून बन गया। सरकारी दफ्तरों को ये कानून अमल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी अन्ना हजारे ने पूरा मेहनत कर दिया, उसके बाद मेहनत करके बैठा हुआ है वो चीज, और उनके लोगों ने भी नहीं कुछ किया और हमने भी, और हम दूसरों को क्यों हम सिर्फ दोष दें, हमने भी कुछ नहीं किया। जनता को ये कानून सचमुच आरटीआई से ज्यादा मजबूत है। यानी हट करके उन्होंने वो कानून लेकर आए। हाँ, तो सब कुछ अन्ना हजारे थोड़ी करते रहेंगे, हमको क्या खाना खिलाएंगे, खाना पचाएंगे भी अन्ना हजारे, ये तो नहीं गलत है। ठीक है, सही बात है। हम अगर इस पे आज भी काम करें, अगर ऐसे 20 केस में ये कानून का इस्तेमाल करके 45 दिन के ऊपर हो गया या 90 दिन के ऊपर हो गया, चिट्ठी लिखें हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप प्लीज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इसका रिपोर्ट मुझे भेजिए। 99% वो नहीं करेंगे। आरटीआई के जरिए प्रूफ ले लीजिए कि कुछ नहीं हुआ है और मुझे चाहे तो भेज दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है shaileshgan@gmail.com shaileshgan@gmail.com शैलेश GAN@gmail.com। अगर 20-25 ऐसे एग्जाम्पल्स मिल गए तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे, और कोई भी कोर्ट ये नहीं कह, कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हम कानून नहीं पालन करेंगे। कानून जो लिखा है, आरटीआई पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, हम लोगों ने सबने मिलकर इस्तेमाल किया, इसका प्रचार किया। ये कानून का प्रचार प्रसार कहीं हुआ नहीं है। अगर ये कानून का प्रचार हो जाए और ये अगर अमल में आ जाए, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की गवर्नेंस बहुत बदलाव आ सकता है। इंडिया में हो ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो हो। महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में अगर हुआ तो दूसरे प्रदेश भी कहेंगे कि हमको ऐसा कानून चाहिए। जबकि एक ढकोसले वाला कानून महाराष्ट्र राइट टू सर्विसेज करके बनाया है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बिना मतलब का कानून है, ऐसे ही बताने के लिए है। वो भी ये राइट टू सर्विसेज नहीं है, काफी कंफ्यूज किया जाता है कि ये राइट टू सर्विसेज है। लोग भी कंफ्यूज हैं क्योंकि ये कानून सब भूलना चाहते हैं, सरकारी अमलदार इसको भूलना चाहते हैं, मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कानून को रद्द नहीं कर सकती है। ये मुश्किल है उनके लिए। और अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएं, आइडियली तो हजारों लोग इसका अमल करना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा दबाव आ सकता है और महाराष्ट्र की पूरी गवर्नेंस, शासन की पद्धति में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। जो लोकशाही की हम बात करते हैं, वो सचमुच वो लोकशाही हमें मिल सकती है। यानी आप शासन को हिलाने की बात कर रहे हो बेसिकली, कानून फॉलो करने की। मैं हिलाना नहीं चाहता हूं, मैं कानून फॉलो करे। मेरा ये बेसिक आग्रह है कि कानून सबको फॉलो करना चाहिए, नागरिकों को भी और सरकार को भी। सरकार ये कानून बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही है और उसको ये फॉलो करवाना हमारा धर्म है, हमारी राइट है, हमारी ड्यूटी है। अच्छा शैलेश भाई, एक बात बताइए, उन्होंने ये इसका पालन नहीं किया, हम आगे गए, उस हेड ऑफ द अथॉरिटी को हमने लिखा कि हमने कोशिश किया, 45 दिन में भी नहीं हुआ, 90 दिन में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी एक प्रशासनिक अंग को ले लीजिए, चलो पुलिस को ले लेते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ले लेते हैं, हम 4-6 एप्लीकेशंस कर सकते हैं, हम 4-6 कंप्लेंट्स कर सकते हैं। कंप्लेंट्स फॉर एग्जांपल एक्टिविस्ट किस टाइप के टॉपिक्स पे हार्प करते हैं, तो एक ये है कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट
इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ती नहीं है, हम बता बता के थक जाते हैं। एक मिनट, मैं इसी साथ जुड़ के बताता हूँ। मैंने कई किस्से ऐसे सुने हैं कि वो ऑर्डर भी निकल जाता है कि इसको डिमोलिश करो, फिर कुछ होता नहीं है। तो उस तरह की चीजें भी इसमें लाई जा सकती है। एक ही थोड़ा सा इसमें ऑर्डर हो गया, इसका एक्शन अमल क्यों नहीं हुआ, डिसीजन होना चाहिए उस फाइल पे कुछ जी। मगर एक छोटी चीज बता दूं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कानून डायरेक्ट नहीं लागू होता है। 64C ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू होता है। जी जी, उतना फर्क ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। बेल बजा, आपको जाना होगा, ठीक है। लेकिन जब तक शैलेश भाई नहीं आते हैं, मैं और इसका वीकनेस बताना चाह रहा हूँ। हर चीज चल ही जाता है ऐसे नहीं है। और एक्टिविस्ट भी, हम एक्टिविस्ट अगर इस तरह से कहते हैं कि हर काम हो जाता है, हर काम में सफल रहते हैं, तो ये सही नहीं रहेगा। बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जब शैलेश भाई वापस आएंगे तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। दूसरी बात यह है, और ये एक्टिविस्ट को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है ये बात, कि कोर्ट, न्यायालय का दुरुपयोग करके स्टे ऑर्डर लाया जाता है। यानी प्रशासन ने ऑर्डर दे दिया, एक इंक्रोचमेंट था, डिमोलिश करना था, प्रशासन ने ऑर्डर दे दिया डिमोलिश करने का। ये भी हो सकता है कि उन्होंने डिमोलिश करने का थोड़ा बहुत नाटक भी कर लिया, एक आध पिलर को खोद के उन्होंने डिमोलिशन थोड़ा बहुत कर लिया। हाँ शैलेश भाई, अच्छा मैं जस्ट कंप्लीट दिस। तो डिमोलिशन का नाटक उन्होंने पूरा कर लिया। अब सामने वाली पार्टी गई कोर्ट में, स्टे ऑर्डर मिल गया, स्टे ऑर्डर करके फ्रीज कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो शैलेश भाई, मैं ये कह रहा था कि इसमें एक और भी एक वीकनेस है, और मैं वीकनेस को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि प्रशासन कभी कभी काम करके भी नहीं करती है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को पॉइंट आउट किया जाता है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। पहली बात तो बहुत रेजिस्टेंस करते हैं, वो इंक्रोचमेंट को नहीं क्लियर करते हैं। वो कहेंगे तुम्हारा क्या लोकस स्टैंडी है, एक्टिविस्ट क्यों बोल रहा है, वो ब्लैकमेलर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, तरह तरह के वो सब हो जाएंगे। उसके बाद फिर भी वो परसिस्ट करता है। आखिर में क्या होता है, एक ऑर्डर निकल ही जाता है, डिमोलिशन हो जाता है, या डिमोलिशन होने को रहता है। ये बंदा गया, स्टे ऑर्डर लेके आया, खत्म, वहां पे कहानी खत्म हो गई। फिर वो कहेंगे हमारे पास लीगल रिसोर्सेस नहीं है, कि इनका लीगल डिपार्टमेंट, बीएमसी की लीगल डिपार्टमेंट इतनी इनंडेटेड है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। अभी वो कोर्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो अलग कहानी है। हाँ, तो मतलब वो कोर्ट के लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा, और ही कुछ इसका इलाज है। ठीक है, बस सिंपल शब्दों में कह दूं तो ये बात आपको बता तो जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता है, ये आप जो रिस्पॉन्स कह रहे, इट इज वायबल जब तक कोई जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाता नहीं है, तब तक तो इनको कुछ करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये स्टे ऑर्डर्स भी बंद होने चाहिए, ये गैर कानूनी है। स्टे ऑर्डर देने को कोर्ट को कुछ कारण देना जरूरी है, नहीं तो वो ऑर्डर नहीं बनता है। जुडिशियल ऑर्डर या क्वासी जुडिशियल ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कारण देने चाहिए। मोस्ट स्टे ऑर्डर्स में कोई कारण नहीं दिए जाते। हाँ, और वो स्टे हो जाता है, उसको कोई वैकेट नहीं। उस स्टे को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स में, जो हम नहीं कर रहे हैं। जो हम नहीं कर रहे, बट हम नहीं कर रहे हैं, मतलब लोकस स्टैंडाई तो वो अथॉरिटी का होता है। नहीं, जैसे कि डिमोलिशन के लिए जो अथॉरिटी है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, उसका होता है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के ने ऑर्डर दिया डिमोलिश करो, उसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर आ गया, खत्म हो गई बात। लॉयर को कंसल्ट करके इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता है, आपका ये कहना है कि हम प्रेशर, डिपार्टमेंट पे प्रेशर ला सकते हैं अगर डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रही है। दूसरा, जैसे राशन कार्ड की एप्लीकेशन है, पानी की कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन, वहां पे स्टे ऑर्डर नहीं होने वाला, वहां पे तो कोई स्टे ऑर्डर की बात नहीं होती है। अपने नाम पे दूसरे की प्रॉपर्टी करने का होता है, प्रॉपर्टी टैक्स रीअसेस करने का होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे स्टे ऑर्डर होने की स्टे ऑर्डर की कोई बात ही नहीं होती। वो सब में ये काम आ सकता है। और बहुत ज्यादा करप्शन भी इस हिसाब से होता है कि जवाब ही नहीं देते हो, फिर आदमी 10 बार जाके फिर कहता है भाई क्या पैसा है, कितना है, दे देता हूँ, खत्म करता हूँ। वो करने की बजाय अगर ये कानून को अपने लाए हाथ में, अमल में, तो बहुत बदलाव आ सकता है। ओके,
तो ये करने के लिए अब आप एक मुहिम जैसे करना चाह रहे हो, दिस इज अ कॉल टू एक्शन। दैट्स राइट। और कॉल टू एक्शन में आप कह रहे हो कि जितने भी हो 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो जाए और अलग अलग टाइप के एक्शंस करें, या एक ही डिपार्टमेंट हो या अलग डिपार्टमेंट्स, वी कैन डिस्कस इट, अलग से करना है या एक ही डिपार्टमेंट से हम एक्शंस चाहते हैं, वो एक प्लान डिस्कस किया। अलग से किया तो बेटर रहेगा, बिकॉज फिर हम कोर्ट में जाके बता सकेंगे कि ये सरकार ही नहीं इसको अमल कर रही है। एक ही डिपार्टमेंट हुआ तो वो एक डिपार्टमेंट का माना जाएगा, वो इन प्रिंसिपल उसका एक ब्रॉडर ऑर्डर ले सकते हैं फ्रॉम द। बहुत सारे सिटीजन्स को ये तकलीफ होती है, किसी ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, किसी ने चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अप्लाई किया, उसका काम नहीं हुआ है। किसी ने इलेक्शन कार्ड में अपना नाम बदली करने को है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। कलेक्टर की ऑफिस भी स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती है। तो कई चीजें होती, कन्वेंस नहीं दिया, वो भी हर चीज में ये इस्तेमाल हो सकता है। ओके, यानी देयर इज अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन। और हम अगर कहेंगे, मांग करेंगे कि कोर्ट से मांग करेंगे कि गिव डायरेक्शंस कि इसकी अमल हो, तो बहुत मुश्किल है कि सरकार इसको रेजिस्ट कर सके। सरकार क्या कह के रेजिस्ट करेगी? कानून नहीं हमें फॉलो करना है, ऐसा तो कह नहीं सकती सरकार। और लिमिटेशंस वगैरह कह नहीं सकती क्योंकि इट इज वेल विद इन। अरे कानून बना है, लिमिटेशंस की बात आती नहीं है। राइट, उन्होंने सोच समझ के ही बनाया होगा। या तो ये कानून को वापस लेने का पॉलिटिकली बहुत महंगा पड़ जाए। तो ये कानून क्या है? व्हाट ऑफ एक्ट 21 ऑफ 2006, 21 ऑफ मराठी या हिंदी में इसको दफ्तरी दिरंगाई का कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि शैलेश भाई से कांटेक्ट करें उनके ईमेल पर और उनसे जुड़े और ये एक मुहिम में शामिल हो जाए, महाराष्ट्र शासन को काम पे लगाने का, महाराष्ट्र शासन से काम करवा के लेने का, काम पे लगाने का मतलब काम करके लेने का। ओके, थैंक यू। थैंक यू।